14 में हो गया एज लिमिट, मतलब 20 साल। 15वां में क्या हो गया कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कि मैनेजर से एग्जाम के लिए कितना साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर कोई ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर है, ठीक है, ओवरमैन का सर्टिफिकेट किसी के पास है, ओवरमैन का सर्टिफिकेट, तो क्या होगा, फर्स्ट क्लास के लिए उसको 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और सेकेंड क्लास के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए। जैसे मान लो तुम लोग के पास ओवरमैन का सर्टिफिकेट है, ठीक है, तुम लोग अभी मान लो बहुत लड़के लोग एनसीएल में ज्वाइन करोगे, मान लो एनसीएल ज्वाइनिंग देता है, मान लो देता है 1 जुलाई से, तो 1 जुलाई ज्वाइनिंग हो गया, तो 1 जुलाई से लेके 3 साल तक, 1 जुलाई 2023 से स्टार्ट हुआ और सीधा 23 से 24, 24 से 25, 25 से 26, 2026, 30 जून में 3 साल कंप्लीट हो गया। जैसे 3 साल कंप्लीट होगा, 3 ईयर कंप्लीट हो गया, तो क्या हो जाओगे तुम लोग, सेकेंड क्लास के लिए एलिजिबल हो जाओगे, सेकेंड क्लास के लिए। अब सेकेंड क्लास एग्जाम मान लो पास कर गए, तो सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट इशू होगा, तो सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट में जिस दिन लिखा हुआ रहेगा कि डेट ऑफ पासिंग ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, कि जिस डेट को पास कर गए हो एग्जाम, जो भी डेट लिखा हुआ रहेगा, तो उस डेट से फिर 1 साल काउंट किया जाएगा, ठीक है, उस डेट से 1 साल काउंट किया जाएगा। जब 3 साल का इधर होगा, 1 साल यहाँ हो जाएगा, तो फिर तुम लोग क्या हो जाओगे, फर्स्ट क्लास के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो ये 4 साल चाहिए फर्स्ट क्लास के लिए, 3 साल चाहिए सेकेंड क्लास के लिए। जैसे हम लोग बीटेक किए हुए थे, तो बीटेक वाले क्या था, हम लोग को 1 साल का एक्सपीरियंस ले लिए, खाली सर्टिफिकेट सबमिट कर दिए, तो हम लोग के एग्जाम्पन्स बेसिस पे सेकेंड क्लास मिल गया, एग्जाम्पन्स बेसिस पे सेकेंड क्लास मिल गया। अब फर्स्ट क्लास के लिए क्या था कि सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट जिस दिन मिला या जिस डेट का पासिंग है, उससे 1 साल का फिर से एक्सपीरियंस लेना पड़ा। उसके बाद फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के एग्जाम में बैठे हम लोग, रिटर्न में फर्स्ट क्लास में, उसके बाद क्वालिफाई किए। तो मतलब डिग्री वाले के लिए क्या हो गया कि बीटेक जो किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है, उसके लिए मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए 2 साल चाहिए फर्स्ट क्लास के लिए। लेकिन 2 साल क्या है कि 1 साल तो हो गया एग्जाम्पन्स बेसिस पे, 1 साल सबमिट किया, खाली सर्टिफिकेट मिल गया, और उसके बाद जिस दिन डेट ऑफ पासिंग है वहां से 1 साल काउंट करना है, तो ओवरऑल उसको 2 साल ही कंसिडर किया जाता है। जो डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ ओवरमैन सर्टिफिकेट करने में क्या होता है, 1 साल पीडीपीटी करना पड़ता है। अब सीधा तुम लोग डिप्लोमा किए हो, तो उसके समय क्या हो जाएगा, 1 साल तुम्हारा पीडीपीटी में चला जाएगा, और 3 साल ये, तो 4 साल में सेकेंड क्लास मिलेगा और 5 साल में फर्स्ट क्लास मिलेगा। मतलब क्या कि पहले तो 1 साल पीडीपीटी, फिर जिस दिन ओवरमैन का सर्टिफिकेट आएगा, ओटी सर्टिफिकेट आएगा, फिर जब तुम लोग ज्वाइनिंग करोगे कंपनी में, ये सारा चीज़ कंसिडर किया जाता है। लेकिन ओवरऑल क्या समझना है कि हाँ, डिप्लोमा अगर कोई करेगा, अगर सर्टिफिकेट मिला उसी दिन ज्वाइनिंग हो जा रहा है, सब चीज़ किया जाएगा, तो 4 साल लगेगा सेकेंड क्लास के लिए और 5 साल लगेगा फर्स्ट क्लास के लिए। कोई फील्ड वाला व्यक्ति है जो सिर्फ 12th किया हुआ है, तो उस केस में क्या है, उसको तो पहले 3 साल का एक्सपीरियंस लेना होगा, 3 साल का एक्सपीरियंस लेना होगा फील्ड वाले व्यक्ति को, सिर्फ एमएस सर्टिफिकेट मिलेगा, माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट मिलेगा 3 साल में, है ना। उसके बाद फिर वहां से एक्सपीरियंस लेगा, 3 साल में माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट मिल गया, तो मतलब फील्ड वाले के लिए क्या है कि 6 साल में फर्स्ट क्लास करेगा और 5 साल में सेकेंड क्लास करेगा। तो इसमें से यहाँ से क्वेश्चन अभी एक शायद किसी एग्जाम में आया हुआ था, इस मतलब नेक्स्ट रेगुलेशन से शायद। तो इसमें ध्यान रखना, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो डिग्री और ओवरमैन वाला ही है। बाकी 5 साल 6 साल ये भी है कि जो कैंडिडेट 12th वगैरह से 12th किया हुआ है, तो फर्स्ट क्लास के लिए 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और सेकेंड क्लास के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसका एक क्वेश्चन शायद इस बुक में दिया हुआ है, हम पढ़कर तुम लोग बता रहे हैं कि क्या क्वेश्चन है। पता नहीं, जब खोजते हैं उस टाइम तो हाँ दिया हुआ है कि रिक्वायरमेंट ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फॉर कैंडिडेट एट एनी एग्जामिनेशन, फॉर मतलब
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है कैंडिडेट को जो फर्स्ट क्लास एग्जामिनेशन और सेकेंड क्लास एग्जामिनेशन में बैठना चाहता है और जिसके पास डिग्री और डिप्लोमा नहीं है। क्या है कि जिस व्यक्ति के पास डिग्री और डिप्लोमा नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, डिग्री और डिप्लोमा नहीं है और वो व्यक्ति फर्स्ट क्लास के एग्जाम में बैठना चाहता है या सेकेंड क्लास के एग्जाम में बैठना चाहता है, तो दोनों के रिस्पेक्ट में कितना साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए? तो अगर फर्स्ट क्लास के एग्जाम में बैठना चाहता है तो 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और सेकेंड क्लास के एग्जाम में बैठना चाहता है तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कहीं तुम लोग नोट कर लेना, इसी तरीके से लिख लेना, ठीक है ना, कि डिप्लोमा डिग्री काट देना कि कोई कैंडिडेट डिप्लोमा या डिग्री कुछ नहीं है और उसको फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास चाहिए, तो उस केस में क्या हो गया, फर्स्ट क्लास के लिए 6 साल और सेकंड क्लास के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, सभी लोग नोट कर लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी डिग्री वालों को अगर चाहिए फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, तो सेकंड क्लास उसको एग्जाम्शन बेसिस पे मिल जाएगा और फर्स्ट क्लास के लिए टोटल अगर देखेंगे जिस दिन ज्वाइनिंग करता है 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और सेकेंड क्लास के बाद उसको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर का क्लियर कर ही दिए, 3 साल और 4 साल का चाहिए, ठीक है। फील्ड वाला को बोल रहे हो कैसे सर, क्यों 1 साल शॉर्ट पड़ रहा है क्या फील्ड वाले के लिए? मान लो ये जो ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर है, ठीक है, ये डिप्लोमा वाला है, डिप्लोमा वाला क्या करेगा, वो सीधा ओवरमैन ले लेगा 1 साल में, तो उसका 3 साल और 4 साल में हो गया। फील्ड वाला क्या करेगा, 3 साल कंप्लीट हुआ, पहले अपना 12th किया, 3 साल कंप्लीट किया तो उसको माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट उसको एग्जामिनेशन बेसिस पे मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद वो 2 साल का एक्सपीरियंस और एक्वायर करेगा तो वो सेकेंड क्लास में बैठ सकता है। और उसके बाद अगर सेकेंड क्लास जब बैठ गया, सेकेंड क्लास के बाद क्या है, सबका 1 साल है, सेकेंड क्लास बैठा ना, सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट जिस दिन से मिलेगा उस दिन से उसका मतलब एग्जाम जिस दिन पास करेगा उस दिन से उसका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो फर्स्ट क्लास के लिए सभी एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना तुम लोग, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। और बाकी तुमको ओवरमैन का डिग्री डिप्लोमा लिख दिए, ओवरमैन लिख दिए, हो जाएगा। अब आता है, अभी तक हम लोग क्या क्या देखे हैं, फिर से हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि 10वां नंबर में बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन है, 11 नंबर में सर्टिफिकेट ग्रांटेड, 12 में एग्जामिनेशन और एग्जामिनर, 13 में सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, 14 में एज लिमिट हो गया, 15वां में कि कितने प्रकार का मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फॉर मैनेजर सर्टिफिकेट, 16 में हो गया कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फॉर सर्वेयर सर्टिफिकेट, मैनेजर 15 में हो गया, 16 में सर्वेयर हो गया और 17 में हो जाएगा माइनिंग सरदार का, ठीक है। सर्वेयर सर्टिफिकेट के लिए क्या बोलता है कि कम से कम उसके पास 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए सर्वेइंग का, ठीक है, 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। एक मिनट यार, ठीक है। सर्वेयर सर्टिफिकेट के लिए क्या है कि 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन अगर वो व्यक्ति किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से सर्वेइंग में कोर्स किया हुआ है, ठीक है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मतलब क्लास किया हुआ है, तो उसके तहत उस केस में अगर वो 6 महीने का एक्सपीरियंस लिया हुआ रहेगा ना, तो सर्वेयर सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल रहेगा। तो अगर कोई नागपुर तरफ का कोई व्यक्ति है, पर्सन है, स्टूडेंट है, अगर वो सर्वेयर का सर्टिफिकेट उसको चाहिए होगा तो एक बार कांटेक्ट करना, कोई लड़का है जो वहाँ पे
संगम से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। संगम बता देगा कि कितना वैकेंसी है, वो मैग्नीज माइनिंग करके है, मैग्नीज का माइंस है, तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि माइनिंग वाले को सर्वेयर का भी सर्टिफिकेट अभी रख लो तो बहुत फायदा वाला चीज़ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि 2 साल अगर वो पढ़ाई लिखाई नहीं किया हुआ है, मतलब डिप्लोमा डिग्री वगैरह जो भी माइंस में होता है, माइनिंग सर्वेइंग में होता है, नहीं किया हुआ है, तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। और अगर वो थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल क्लास अटेंड किया हुआ है किसी कॉलेज वगैरह में, तो उस केस में 6 महीने का एक्सपीरियंस सफिशियंट रहेगा। अब आता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फॉर सरदार सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। तो क्या है, अगर फील्ड वाला रहेगा, सीधा बात करते हैं, ठीक है। अगर फील्ड वाला रहेगा, कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं, तो उसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए। लेकिन अगर वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि अगर वो 2 साल का भी कोर्स किया है, एटलीस्ट 2 इयर्स, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई लड़का 12th किया हुआ है, 12th करने के बाद क्या है, वो सीधा 2 साल का डिप्लोमा करता है ना, 3 साल का तो नहीं होता है। मान लो सीधा सेकेंड ईयर में एडमिशन लेता है। अब उससे क्या होता है कि 2 साल का मतलब अगर वो 2 साल का भी कोर्स करता है, लेता है, क्योंकि 12th कर लिया है, बस डायरेक्ट सेकेंड ईयर लिया है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, तो उस केस में वो जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो 3 साल का रिक्वायरमेंट था, वो घट के कितना आ जाता है, 1 साल। कि डिप्लोमा होने के बाद या 2 साल वाला रहे या डिप्लोमा 3 साल वाला रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, इंस्टीट्यूट होना चाहिए, यूनिवर्सिटी होना चाहिए, और सर्टिफिकेट होना चाहिए साइंटिफिक एंड माइनिंग ट्रेनिंग, या जो भी है सर्टिफिकेट वैसा बोला हुआ है। लेकिन मेनली वो माइनिंग या माइनिंग डिप्लोमा इन माइनिंग मिलता है, डिप्लोमा इन माइन एंड माइन सर्विंग में मिलता है, ऐसा करके सर्टिफिकेट मिलता है। तो उस केस में 1 साल का ट्रेनिंग चाहिए होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन यहीं से आता है, क्योंकि देखो एटलीस्ट 2 इयर्स बोला हुआ है, 1 साल नहीं बोला है, कम से कम 2 साल का अगर वो क्लास किया हुआ है ना, रेगुलर मतलब कोचिंग वगैरह, मतलब कोचिंग क्या, कॉलेज से पढ़ाई किया हुआ है, तो उस केस में जो 3 साल का एक्सपीरियंस था, इसको घटाकर 1 साल कर दिया जाएगा कि 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। जो पीडी तुम लोग करते हो सभी को पता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो लड़का लोग क्या टिक करेगा कि एटलीस्ट 3 इयर्स टिक कर देगा, ठीक है। 3 ईयर टिक नहीं करना है, क्योंकि लड़का लोग तो क्या बोलते हैं यार, D to D, एक तो डिप्लोमा और डिग्री हो गया, एक हो गया इधर से कि 10th से डायरेक्टली सेकेंड ईयर में चला गया, तो 2 साल का ही वहाँ कॉलेज में पढ़ाई किया, 2 साल के बाद भी उसको डिप्लोमा इन माइनिंग का सर्टिफिकेट मिल गया, और उसके बाद क्या है, वो 1 साल का एक्सपीरियंस लेगा, हो जाएगा लेटरल एंट्री। हाँ, तो लेटरल एंट्री मतलब वही ध्यान रखना है, यहाँ 3 साल नहीं लिखा हुआ है, 2 साल लिखा हुआ है, कि अगर फिल इन दी ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन कभी दे दे WCL तेरे जैसा, तो लड़का लोग क्या करेगा, पक्का इस क्वेश्चन को गलत करके आएगा, क्योंकि सबके माइंड में रहेगा 3 साल 3 साल 3 साल, तो गलत हो जाएगा। एटलीस्ट 2 इयर्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट फॉर इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट। तो इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट के लिए क्या बताया था कि अगर एग्जाम में बैठना है किसी व्यक्ति को, तो उसको सिर्फ क्या होना चाहिए, लिटरेट होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, और साथ में उसके पास जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। लिटरेट के साथ देखो वहां पे तो लिटरेट लिखा हुआ था, लेकिन इस पॉइंट पे लिखा हुआ है यहाँ पे कि लिटरेट तो होना ही चाहिए, साथ में उसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए वाइंडिंग इंजन मैन, कि वो ड्राइविंग किया हुआ है वाइंडिंग इंजन मैन को कम से कम 1 साल के लिए, या जो क्वालिफाइड वाइंडिंग इंजन ड्राइवर था उसका असिस्टेंट के रूप में काम किया है 1 साल के लिए, तो उसको प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ ए कैंडिडेट फॉर इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट के लिए उसको एलिजिबल माना जाएगा, और वो एग्जाम में मतलब अप्लाई करेगा, उसको मिल जाएगा। तो ध्यान रखो, हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, एक 10वां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 10वां में बोर्ड पढ़े हैं, ये अगर 11 नंबर में क्या पढ़े हैं, कितना सर्टिफिकेट ग्रांट करता है, 12 में एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनर, 13 में अप्लीकेशन सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन, 14 में एज, 14 तक ये तुम लोग को याद करना होगा। 15 में क्या है, मैनेजर का सर्टिफिकेट, 16 में क्या है, सर्वेयर का सर्टिफिकेट, 15 में मैनेजर, 16 में सर्वेयर, 17 में माइनिंग सरदार, 18 में वाइंडिंग इंजन ड्राइवर।
16 ध्यान रखना, 16 आ रहा है, 7 से सर्वेयर भी होता है, तो 16 में सर्वेयर है, मैनेजर सर्वेयर सरदार। उसके बाद 18 में वाइंडिंग इंजन वाला ड्राइवर का सर्टिफिकेट। अब 19 में क्या है, 19 में क्या है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट। नाम से क्या पता कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट कहाँ है, 19 नंबर में, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, ठीक है। 19 में क्या दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो 7 प्रकार का सर्टिफिकेट होता है, कितने बार में वो पास करने का दिया है, मैक्सिमम लिमिट क्या है, 7 बार की, नंबर ऑफ अटेम्प्ट 7 है। 7 के बियॉन्ड जाकर कोई 8वां बार में क्वालिफाई नहीं कर सकता है, 7 बार में उसका दरवाजा बंद कर दिया जाएगा डीजीएमएस एग्जाम में अपेयर होने से, ठीक है। तो 19 में दिया हुआ है नंबर ऑफ अटेम्प्ट, और 20 में क्या दिया हुआ है, 20 में फीस के बारे में दिया हुआ है। 20 में क्या दिया हुआ है, फीस के बारे में दिया हुआ है कि कोई भी सर्टिफिकेट ग्रांट करना है तो हम लोग होता है ना कि ऑनलाइन जो डीजीएमएस का भारत कोष वाला पोर्टल होता है, वहां हम लोग ऑनलाइन सब पैसा वगैरह सबमिट करते हैं। तो 20वां में क्या दिया हुआ है, फीस के बारे में दिया हुआ है। और फीस के बारे में क्या दिया हुआ है कि फीस रिफंडेबल नहीं होता है। फीस क्या है, रिफंडेबल नहीं है, लेकिन अगर वो एग्जामिनेशन जो एग्जामिनर है उसका डेथ हो जाता है, जो एग्जाम देने वाला है उसका एग्जामिनेशन के पहले डेथ हो जाता है, तो अगर उसके घर वाले बोलेंगे कि सर मेरा बच्चा जो भी है ऐसा हो गया है, तो पैसा रिफंड हो जाएगा। या वो इरानियस मतलब गलती से किसी मिस्टेक से वो फीस पेड कर दिया है, तो उस केस में उसका पैसा रिफंड हो सकता है, बाकी किसी भी केस में पैसा रिफंड नहीं होगा। तो 20 में क्या दिया हुआ है, फीस। 19 में क्या दिया है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट। अब 21 में क्या दिया हुआ है, 21 में दिया हुआ है एक्सचेंज सर्टिफिकेट के बारे में। 21 में क्या दिया हुआ है, एक्सचेंज सर्टिफिकेट के बारे में। और 22 में क्या दिया हुआ है, 2 पर 2 है, तो 22 में दिया हुआ है डुप्लीकेट। 2 का 2 क्या है, डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट ही है ना, तो 22 में दिया हुआ है डुप्लीकेट के बारे में। 24 नंबर हम लोग पढ़ लिए हैं, 23 और 25 बचा हुआ है। तो 21 में दिया हुआ है एक्सचेंज सर्टिफिकेट। एक्सचेंज सर्टिफिकेट में क्या दिया हुआ है कि कोई भी पर्सन जो मैनेजर सर्टिफिकेट का होल्डर है, या सर्वेयर सर्टिफिकेट का होल्डर है, या इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट का होल्डर है, या फोरमैन सर्टिफिकेट जो मेटल माइंस में होता है, या माइनिंग मेट सर्टिफिकेट जो मेटल माइंस में होता है, जो किसी भी रेगुलेशन के तहत ग्रांट किया गया है किसी दूसरे कंट्री में, जो किसी भी लॉ या रेगुलेशन के तहत किसी दूसरे कंट्री में किसी को ग्रांट किया गया है, या जो एमएमआर मेटलिफेरस माइंस रेगुलेशन 1961 है उसके तहत किसी को ग्रांट किया गया है, तो वो क्या कर सकता है, अपना सर्टिफिकेट को दिखाएगा इधर वाले से, और मेटल वाले को एक्सचेंज करके कोयला वाला ले लेगा, ठीक है। अगर वो मेटल का सर्टिफिकेट है, फर्स्ट क्लास का, सर्वेयर का, इंजन ड्राइवर का, फोरमैन का, मेट का, ओवरमैन और माइनिंग सर का नहीं लिखा हुआ है। एक्सचेंज के बारे में किसका सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, मैनेजर का, सर्वेयर का, इंजन ड्राइवर का, फोरमैन सर्टिफिकेट और मेट सर्टिफिकेट, यही दिया हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, ओवरमैन का सर्टिफिकेट एक्सचेंज का कोई वैसा नहीं दिया हुआ है, सरदार का नहीं दिया हुआ है, गैस टेस्टिंग नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये 3 सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो उस केस में क्या है कि वो व्यक्ति अपना सर्टिफिकेट यहाँ लाएगा, सबमिट करेगा, इसके बदले ले लेगा। लेकिन सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे भी उसको वही करना होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, 1 साल, विद इन 1 साल बना हुआ होना चाहिए, विद इन 1 ईयर। वही वाला जिस तरीके से हम लोग कोई भी एग्जामिनेशन के लिए कैसे सबमिट कर देते हैं डीजीएमएस में, मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें क्या बोलता है कि अगर कोई मैनेजर सर्टिफिकेट एक्सचेंज करना चाहता है ना, सर्टिफिकेट एक्सचेंज किसी किसी की बात कहा है, मैनेजर का बोला है, सर्वेयर का बोला है, वाइंडिंग इंजन ड्राइवर का बोला है, फोरमैन को बोला है, और मेट के सर्टिफिकेट के बारे में बोला हुआ है। लेकिन बोलता है कि मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए उस व्यक्ति को, अगर मान लो कोई मेटल अफेयर्स माइंस रेगुलेशन कहता है तो उसके फर्स्ट क्लास मेटल का सर्टिफिकेट है, तो अगर वो इंडियन कोल माइंस में 6 महीना का एक्सपीरियंस ले लेता है, ठीक है, और डीजीएमएस फिर सबमिट करेगा अपना कि हमको एक्सचेंज सर्टिफिकेट दिया जाए, तो उसका फिर एग्जाम करवाया जाएगा, वो एग्जाम पास कर जाएगा तो उसको फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट कोयला का भी मिल जाएगा। और जो भी फीस पेड करना रहेगा उसी तरीके से भारत कोष के थ्रू ही उसको अप्लाई करना होगा, और फीस पेड यहाँ पे करेगा वो। तो 21 में क्या पढ़े, एक्सचेंज सर्टिफिकेट। एक बार तुम लोग बताना, ठीक है, हम बार बार इतना चीज रिपीट किए हैं, अब एक बार तुम लोग बताना कि क्या क्या। हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि 10 में पढ़े हैं क्या है, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन के बारे में। 10 में क्या पढ़े, रेगुलेशन 10 में बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। 11 में पढ़े कि सर्टिफिकेट जो ग्रांट करता है, टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट हो गया एक तरीके से।
12 में क्या पढ़े हैं, एग्जामिनेशन और एग्जामिनर के बारे में, ठीक है। 13 में क्या पढ़े हैं कि सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। 14 में क्या पढ़े हैं, सही बोले हो, क्या है कि फोरमैन जो होता है ना, वो मेटल माइंस की बात कर रहा है, तो कोल मेटल माइंस में तो ओवरमैन नहीं होता है, मेटल माइंस में तो फोरमैन होता है, तो फोरमैन क्या करेगा, अपना सर्टिफिकेट एक्सचेंज करके कोयला माइन वाले का ओवरमैन का सर्टिफिकेट ले लेगा, ठीक है, ठीक बोल रहे हो। 14 में क्या पढ़े हैं हम लोग, एज लिमिट। अब 15, 16, 17, 18 ये मैनेजर सर्टिफिकेट, सर्वेयर सर्टिफिकेट, सरदार सर्टिफिकेट, वाइंडिंग इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट। हाँ, क्वालिफिकेशन एज लिमिट। 19 में क्या पढ़े हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट। 20 में क्या पढ़े हैं, फीस। 21 में क्या क्या पढ़े हैं, एक्सचेंज सर्टिफिकेट। और 22 में क्या अभी पढ़ेंगे हम लोग, डुप्लीकेट पढ़ेंगे, ठीक है, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। अब तुम लोग ये बताओ, एज लिमिट एंड क्वालिफिकेशन था ना 14 में। हम लोग एक चीज जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। 13, ठीक। अब तुम लोग बताओ कि 13 नंबर में क्या दिया हुआ है, 13 नंबर जो रेगुलेशन है उसमें क्या दिया हुआ है, 13 नंबर रेगुलेशन में क्या दिया हुआ है, जल्दी से बताओ। 13 नंबर में सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन दिया हुआ है। 21 में क्या दिया हुआ है, 21 नंबर में क्या दिया हुआ है, 21 में एक्सचेंज सर्टिफिकेट दिया हुआ है। 19th नंबर में क्या दिया हुआ है, 19th नंबर रेगुलेशन में क्या दिया हुआ है, 19th नंबर रेगुलेशन में क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट दिया हुआ है। 20 में क्या दिया हुआ है, 20 में क्या दिया हुआ है, 20 में, ठीक है, एक्सचेंज सर्टिफिकेट सब लोगों 19 का बोले हो, सही बोले हो। 20 में क्या दिया हुआ है, फीस का दिया हुआ है। 17 में क्या दिया हुआ है, पूछ सकता है, 15, 16, 17, 18 पूछ सकता है। 17 में क्या दिया हुआ है, 15, 16, 17, 18 तुम लोग हमेशा याद करना है। तो 17 में क्या दिया हुआ है, 17 में सरदार सर्टिफिकेट के बारे में दिया हुआ है, सरदार। 18 में क्या दिया हुआ है, 18 में क्या दिया हुआ है, 17 में सरदार दिया हुआ है, 18 में वाइंडिंग दिया हुआ है। 14th में क्या दिया हुआ है, रेगुलेशन नंबर 14th में क्या दिया हुआ है, रेगुलेशन नंबर 14 में एज लिमिट एंड क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में दिया हुआ है। चलो, ये सभी को याद हो ही गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पढ़ते हैं हम लोग 22 में क्या दिया हुआ है, 2 पर 2, 2 पर 2, 2 2 7 में है डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति, उसका फॉल्ट नहीं है, ठीक है, मान लो हम लोग सर्टिफिकेट होल्डर हैं, हम लोग का कोई फॉल्ट नहीं है, और सर्टिफिकेट क्या हो जाता है, कहीं खो जाता है, अगर बोर्ड को लगता है, हम लोग सर्टिफिकेट कहीं खो जाता है मानो, और बोर्ड को हम लोग प्रूफ करते हैं कि सर उसमें मेरा कोई गलती नहीं था, सर्टिफिकेट लॉस हो गया है, तो उस केस में बोर्ड क्या बोलेगा कि रेगुलेशन 20 के तहत जो फीस का प्रावधान है, आप हमें वो फीस पेड कर दीजिए, हम आपको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, लेकिन आपका पूरा जो सर्टिफिकेट रहेगा
उसमें डुप्लीकेट पूरा लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना। जो भी देखना कुछ अंदर दिखता है ना वाटर मार्क टाइप से जो भी दिखता है, वो पूरा डुप्लीकेट लिखा हुआ आएगा पूरा। मतलब समझ में आ जाएगा किसी को भी कि इसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट कहीं खो गया था, तो उसके बदले में इसको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू किया गया है, ठीक है। बस 22 में ही था। 23 में क्या था कि सर्टिफिकेट टू बी डिलीवर टू द मैनेजर। देखो 23 का क्या है, 23 तुमको याद रखने की जरूरत नहीं है। जब बाकी याद है ना, तो 23 का ऑटोमेटिक है कि 22 24 का हम लोग पढ़े हैं सस्पेंशन का। 25 में क्या पढ़े हैं, वैलिडिटी। 25 में क्या हो जाएगा, वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट हो जाएगा। तो 23 क्या है जो हम लोग नहीं पढ़े हैं, वही 23 है कि कोई भी व्यक्ति जो होल्डर रहेगा ओवरमैन सर्टिफिकेट का, सरदार का, इंजन ड्राइवर, गेस्ट टेस्टिंग, मतलब मैनेजर वाला छोड़ के और सर्वेयर छोड़ के, ठीक है। अगर वो किसी माइंस में जाके ज्वाइनिंग करता है, तो उस केस में क्या होगा, वो अपना सारा सर्टिफिकेट को मैनेजर को हैंड ओवर कर देगा। अब मैनेजर क्या करेगा, उसका सारा सर्टिफिकेट मैनेजर के पास जमा है, तो मैनेजर उसको एक साइन करके उसको रिसिप्ट दे देगा कि हाँ, सारा आपका सर्टिफिकेट मेरे पास है। और तब तक मैनेजर के पास रहेगा जब तक कि वो उस माइंस में एम्प्लॉयड रहेगा। और जैसे वो व्यक्ति का वहाँ पे सीज हो जाता है, मतलब वहाँ काम करना बंद कर देता है, तो उस केस में क्या है, वो सर्टिफिकेट उसको दे देगा, ठीक है। तो यही है सर्टिफिकेट टू बी डिलीवर टू द मैनेजर। मतलब क्या, मैनेजर सर्टिफिकेट और सर्वेयर वाला छोड़ के बाकी ओवरमैन, मैनेज माइनिंग सरदार, वाइंडिंग इंजन और गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट होल्डर रहेगा, वो क्या करेगा, अपना सर्टिफिकेट मैनेजर को दे देगा। और मैनेजर उसको एक रिसिप्ट देगा कि आपका सारा सर्टिफिकेट मेरे पास है। और उसके बाद क्या करेगा, वो सर्टिफिकेट हमेशा अपने पास अच्छे से रखेगा। और अगर तब तक रखेगा जब तक वो व्यक्ति उस माइंस में काम कर रहा हो। और बाद में अगर उस व्यक्ति का उस माइंस में ऑपरेशन मतलब काम नहीं करता है, दूसरे माइंस में ट्रांसफर हो जाता है या कुछ भी होता है, तो क्या करेगा, मैनेजर उसको सारा सर्टिफिकेट दे देगा, ठीक है। 24 नंबर हम लोग पढ़ लिए हैं। 25 नंबर में क्या है कि देखो, ये 25 नंबर क्वेश्चन है ना, सब लड़का लोग गलत ही इसको टिक कर रहा है। पता नहीं वो जो 65 to 70 दे दिया है ना, इसके कारण तुम लोग कंफ्यूजन करते हो, कंफ्यूज होते हो। तो वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट फॉर मैनेजर्स एंड ऑफिशियल्स, कि जो भी सर्टिफिकेट है मैनेजर का या कोई ऑफिशियल का, उसका वैलिडिटी क्या है, ठीक है। तभी देखते हो ना तुम लोग के जो एग्जाम में भी जो आता है फॉर्म, एग्जाम में क्या, ऑनलाइन जब फॉर्म फिलअप करते हो तो बोलता है कि वैलिडिटी क्या लिखना है सर। तो कोई लड़का लिखता है 2099, कोई 60 साल जोड़ देता है, ऐसा है ना। तो वही दे रहा है कि वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट फॉर मैनेजर एंड ऑफिशियल का। तो ऑफिशियल्स में तो ओवरमैन सरदार लोग सब आता है ना। तो इसमें क्या बोलता है पहला लाइन कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन या कोई भी मैनेजर या कोई भी ऑफिशियल या कोई वाइंडिंग इंजनमैन, ठीक है, कोई भी व्यक्ति, ना तो वो मैनेजर के रूप में, ना तो वो ऑफिशियल के रूप में, ना तो वो वाइंडिंग इंजनमैन के रूप में काम कर सकता है। कब, अगर वो 60 साल का एज अटेंड कर लिया, 60 साल का एज पूरा कर लिया है। तो 60 साल क्या होता है, डेट ऑफ रिटायरमेंट होता है, एज ऑफ रिटायरमेंट होता है। 60 साल प्राप्त कर लिया तो वो 60 साल के बाद उसको ना तो मैनेजर के रूप में, ना तो उसको ऑफिशियल के रूप में, ना तो उसको वाइंडिंग इंजन रूप के रूप में रखा जा सकता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति पिछले साल का क्या करेगा, हर एक साल का जैसे 60 साल कंप्लीट होने वाला है, तो 60वें साल में क्या करेगा, वो मेडिकल एग्जामिनेशन अपना करवा लेगा, जांच करवा लेगा। और अगर वो फिट पाया जाता है, अगर वो फिट पाया जाता है, तो उस केस में फिर वो कंटिन्यू काम कर सकता है। तो क्या है, मान लो सरकारी कंपनी में डेट ऑफ एज ऑफ रिटायरमेंट 60 साल है ना, मान लो प्राइवेट में जो काम कर रहा है, तो उस केस में क्या करेगा कि 60वां साल जैसे को समझ में आया कि रिटायरमेंट वाला आदमी है, रिटायर करने जा रहा है। अगर प्राइवेट कंपनी का वैसा कुछ पॉलिसी नहीं रहा कि एज ऑफ रिटायरमेंट 60 है, तो उस केस में क्या करेगा, वो तुरंत मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएगा, बोलेगा कि सर हम फिट है ड्यूटी करने के लिए, हम अभी कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उसको रखेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 60 साल से कम एज का भी है, और अगर चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को लगता है, जैसे नहीं होता है, हम लोग को भी बहुत बार माइंड्स में लगता है कि किसी व्यक्ति का मान लो एज 70 हो गया है, पूरा बूढ़ा जैसा हो गया है, कोई काम करने लायक नहीं है, लेकिन पता चला है कि वो 55 साल का है अभी तक। हो सकता है या तो वो अपना एज छुपाया होगा, स्टार्टिंग में कुछ गड़बड़ी हो गया होगा, या एक्चुअल में हो सकता है कि उसका फिजिकल कंडीशन ऐसा खराब हो गया है कि 50 में 55 में वो 70 साल का लग रहा है और किसी काम करने लायक नहीं बचा हुआ है।
तो अगर वैसे ही चीफ इंस्पेक्टर या रीजनल इंस्पेक्टर को लगता है कि व्यक्ति 60 साल से कम का है लेकिन वो मेडिकली अनफिट है, मतलब काम करने लायक नहीं है, तो उसको हो सकता है वो 60 साल से कम एज में भी उसको बोल सकता है कंपनी वाले को, इस व्यक्ति को काम में मत रखिए, इसको जो भी आपका पॉलिसी है उसके तहत इसको डिस्चार्ज कीजिए। लेकिन अगर वो व्यक्ति कंटिन्यू काम करना चाहता है तो उस केस में क्या करेगा, चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर उसको बोलेगा कि आप 3 महीना का, ठीक है, विद इन नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ आप अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवाइए और हमको रिपोर्ट उसका दीजिए। बोले कि मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस विद इन सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ, आप तुरंत अपना जांच करवाइए और अगर सर्टिफिकेट हमको दीजिए, क्योंकि मान लो देखने से लगेगा, देखने से आदमी कुछ भी बोल सकेगा, लेकिन मेन तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन में आएगा कि हाँ व्यक्ति एक्चुअल में काम करने लायक है कि नहीं है। ठीक है, अगर वो 3 साल के 3 महीना के अंदर सबमिट सबमिट करता है जांच करवा के, अगर फिट पाया जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट वाला पॉइंट में क्या है, लास्ट वाला पॉइंट में कि कोई भी पर्सन ऑफिशियल मैनेजर वाइंडिंग इंजन मैन के रूप में काम नहीं करेगा अगर वो 70 साल का एज अटेंड कर लेता है। मतलब 60 साल के बाद क्या था कि 60 साल का अगर एज अटेंड कर लेता है और अगर वो पिछला 1 साल में मेडिकल सर्टिफिकेट अपना फिटनेस जांच करवा लिया है, फिट पाया गया है, तो कंटिन्यू ड्यूटी कर सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति 60 साल से कम एज का भी रहेगा तो हो सकता है चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर अगर उसको लगे तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन बोल सकता है कि विद इन 3 मंथ नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ आप जांच करवा के दीजिए, अगर फिट पाएगा तो उसको कहेगा काम कीजिए, नहीं तो कंपनी वाले को बोलेगा अपने पॉलिसी के तहत इसका जो कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि ये माइंस में अगर काम करेगा तो हो सकता है माइंस में इसके कारण कुछ घटना वगैरह हो सकता है। लेकिन लास्ट में क्या बोला हुआ है कि प्राइवेट माइंस में भी अगर कोई व्यक्ति काम करता है ना, तो कोई व्यक्ति ना तो मैनेजर के रूप में, ना तो ऑफिशियल के रूप में, ना तो वाइंडिंग इंजन मैन के रूप में काम कर सकता है अगर वो 70 साल का एज पूरा कर लिया है। मतलब लास्ट जो हम लोग काम कर सकते हैं, अपना जो लास्ट सर्टिफिकेट बोलो जो वैलिडिटी रहेगा कब तक रहेगा, 70 साल तक रहेगा। 70 साल के बाद क्या है, कोई कंपनी हम लोग नहीं रखेगा, क्योंकि वो डीजीएमएस का लास्ट, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ बोलो कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो डीजीएमएस मतलब क्या कहो एक तरीके से रेगुलेशन निकाला हुआ है, उसमें क्लियरली लिख दिया हुआ है कि 70 साल के बाद कोई भी व्यक्ति ना तो मैनेजर बन सकता है, ना ऑफिशियल बन सकता है, ना वो वाइंडिंग इंजन मैन के रूप में काम कर सकता है। तो क्वेश्चन आता है कि एज ऑफ रिटायरमेंट या जो भी है वैलिडिटी सर्टिफिकेट कहाँ, मतलब 60 से 70 किया गया है, 65 का तो कहीं बात नहीं किया है। तो बहुत लड़का लोग बोलता है कि सर सीएमआर में कहीं दिया हुआ है स्टार्टिंग में 65 के एज ऑफ रिटायरमेंट 65 से 70 कर दिया गया है, नहीं, 60 से 70 तक कर सकता है। तो तुम लोग है ना, अब जब भी वैलिडिटी डालोगे तो उस केस में तुम लोग 70 साल जोड़ लेना, ठीक है। अपना 70 साल की है कि कब हो रहा है, वो 70 साल वहां पे जोड़ देना, उसके अकॉर्डिंग अपना सर्टिफिकेट मतलब लिख देना कि हाँ मेरा जो वैलिडिटी है वो 70 साल तक है, अपना एज जब रिटायरमेंट वाला होगा। क्योंकि 60 साल में मान लो तुम कोल इंडिया से रिटायर कर सकते हो, कोल इंडिया की सब्सिडी से रिटायर कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर काम करने का जुनून जज्बा रहेगा, फिट रहोगे, तो बोलोगे ठीक है माइंड प्राइवेट माइंस में ज्वाइन कर लेते हैं, 8-10 साल और कमा लेते हैं। लेकिन पैसा इतना कंपनी तुमको दे देगा कि तुमको काम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा 10 साल के लिए, वो बुढ़ापा में जिंदगी अच्छे से काटना है। तो ठीक है, इसी के साथ तुम लोग का ये जो चैप्टर 3 था हम कंप्लीट करवा ही दिए हैं।